हे एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर यूट्यूब चैनल। और हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और इसमें टॉपिक डील करने वाले हैं हम लोग गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज गॉस लॉ के फार्मूला और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान होगा हमारा, और बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं। गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे पहले एक बार रिविजिट कर लेते हैं। गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस केस में उस सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है उसका वैल्यू कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और फ्लक्स फाई जो टोटल कैलकुलेट करते हैं, दरअसल में इंटीग्रेशन होता है क्लोज सरफेस से, वो होता है ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन होता है। और ये जो वैल्यू होता है वो होता है इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो किसी भी सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और ये फ्लक्स इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, रादर ये नेट चार्ज इतना है तो फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये गॉस लॉ है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों चार्ज की वजह से, जो चार्ज अंदर है, जो चार्ज सरफेस के बाहर है। लेकिन इनक्लोज चार्ज होता है वो जो सरफेस के अंदर होता है। और ये सरफेस जो चार्ज को इनक्लोज करता है, इस सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। ये हो गया गॉसियन सरफेस। अगर सरफेस के अंदर में कोई नेट चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट चार्ज का होना सरफेस के अंदर में बहुत ही जरूरी है। गॉस लॉ का एप्लीकेशन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि गॉस लॉ ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ सरफेस। ऐसा नहीं है स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, क्यूबिकल, जैसा लगाना है सबके लिए एप्लीकेबल है। रूल किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ सरफेस के लिए नहीं है। कोई भी सरफेस होगा उसके अंदर में चार्ज क्यू दिया है तो नेट फ्लक्स उस सरफेस से आएगा, वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। वहीं पे जो इक्वेशन है हमारा, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई दिस एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। रूल कहता है कि जो क्यू इनक्लोज जो चार्ज दिया है, ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ जो सरफेस के अंदर है इसकी वजह से, मतलब जो इनक्लोज चार्ज होता है वो सरफेस के अंदर वाला चार्ज होता है, मतलब Q1 प्लस Q2 होता है। Q ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इज द सम ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। बाहर वाले से मतलब नहीं है। लेकिन वहीं पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका फ्लक्स आपने कैलकुलेट किया, ये होता है ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये दोनों की वजह से होता है। जो चार्ज सरफेस के अंदर दिया है और जो चार्ज सरफेस के बाहर दिया है, दोनों ही की वजह से होता है। तो राइट साइड में जो इक्वेशन में दिया है वो टोटल चार्ज अनसाइड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होता है। अगला पॉइंट होता है कि सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। जिस सरफेस के इस्तेमाल करते हैं उसका नाम गॉसियन सरफेस होता है। जिस सरफेस को आपने कवर किया, इस सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। सो ये याद रखना है, गॉसियन सरफेस इसे बोलते हैं। प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। गॉस लॉ इज यूजफुल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। जैसे आप बात करते हो, एक स्फेरिकल चार्ज लेते हैं तो स्फेरिकल चार्ज में चारों तरफ से देखोगे आपको एक जैसा दिखेगा। अगर ऐसा कुछ सिलेंडर दिया है, इसके ऊपर में चार्ज दिया है, so these are the symmetrical charge distribution. तो in case of symmetrical charge distribution it becomes easier for you to calculate the value of electric field using the Gauss law. Symmetry is there, इस वजह से हमारे लिए वो आसान हो गया। और 6 पॉइंट है कि Gauss law is based on the inverse square डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस एज इट टेकन्स इन कुलम्स लॉ। जैसे कुलम्स लॉ होता है उसी का इस्तेमाल करके जो गॉस लॉ होता है इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये उसी पे बेस्ड होता है। तो ये जो भी है कंसिस्टेंट है, कोई इसमें वेरिएशन होगा तो प्राइमरी जो लॉ है उसका वायोलेशन हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंट होता है। जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स है वो 1/r² का प्रोपोर्शनल होता है। उसी के अकॉर्डिंग में ये इक्वेशन जो गॉस लॉ होता है ये भी इस्टेब्लिश किया गया है। तो टेक अवे क्या है कि किसी भी सरफेस के अंदर में चार्ज क्यू रखा हुआ है तो उससे निकलने वाला नेट फ्लक्स का वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कोई भी सरफेस है उसके अंदर में नेट चार्ज क्यू है, टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि सरफेस किस टाइप का दिया हुआ है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हमें कोशिश करना है कि सरफेस मेरा सिमेट्रिक हो, ताकि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ईजियर फॉर यू। तो चलिए जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, इस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो दैट हमारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा और बहुत मजा आने वाला है इस पे बेस क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें बोला है कि इफ अ चार्ज क्यू इज केप्ट एट द माउथ सेंटर ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। मतलब हमें बात करना है कि इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी चार्ज क्यू है तो उससे फ्लक्स टोटल कितना निकलता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकलता है। लेकिन इससे जो निकलने वाला फ्लक्स होगा ये तो हर एक डायरेक्शन में जाएगा ना। ये ऊपर जाएगा, दाएं जाएगा, बाएं जाएगा, नीचे आएगा, हर एक तरफ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, एक और हेमिस्फीयर ऊपर से ऐसा रख दें अगर हम,
तो बताओ ये सिमेट्रिकली पूरा का पूरा स्फीयर कवर हो गया, पूरा का पूरा स्फीयर कैसा होगा, सिमेट्रिकली कवर हो गया। अब देख के लग रहा है ना कि जो सेंटर पे रखा है इसका फ्लक्स आधा ऊपर वाले से जाएगा और आधा नीचे वाले से जाएगा। तो हमेशा कोशिश करना है जो चार्ज रखा हुआ है कहीं पे भी उसको सिमेट्रिकली कवर करने का। अगर सिमेट्रिकली कवर कर दिए इस तरीके से कि चार्ज एकदम सेंटर पे दिखे, हर तरफ से दिखे उसी जगह पे, तो इसको सिमेट्री कहते हैं। तो इसमें टोटल फ्लक्स निकला Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, बिकॉज टोटल फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये दो पार्ट में लिंक्ड हो जाएगा दो हेमिस्फीयर से। तो हमें पूछा गया था सिर्फ नीचे वाले से पूछा गया ना, तो नीचे वाले से कितना होगा, टोटल फ्लक्स का आधा हो जाएगा। अरे एक कटोरा नीचे रखा है, इसको ढक दिए तो ऊपर वाला कटोरा हुआ ना, समझ में आ रही बात। एक कटोरा में इतना सामान था, दोनों कटोरा में डबल आएगा ना। तो पूछे कि एक में कितना है, तो पूरे का आधा है। तो पूरा जो फ्लक्स निकला Q बाई एप्सिलॉन नॉट उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा नीचे वाले से, आधा हो जाएगा ऊपर वाले से। नीचे वाले से बस हमसे पूछा गया था, ऊपर वाले से नहीं पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कोन। देखो अगेन इस कोन के सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज, तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा यहाँ से, टोटल जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक निकल रहा है तो वैल्यू उतना ही निकलेगा। चार्ज Q दिया है तो Q चार्ज से फ्लक्स कितना निकलता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसका कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा और कुछ हिस्सा कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब देखो नीचे में क्या किया हमने, नीचे में हमने एक और क्यूब यहाँ पे लगा दिया, ध्यान से देखना। वी गॉट अनदर क्यूब। अब जब ये अनदर क्यूब हम नीचे में लगा दिए तो क्या दिख रहा हमको कि जो फ्लक्स निकलेगा उसका आधा हिस्सा ऊपर वाले से जाएगा और साथ ही साथ आधा हिस्सा कहाँ से जाएगा, नीचे वाले से जाएगा ना। टोटल फ्लक्स का आधा हिस्सा ऊपर वाले से जाएगा और आधा हिस्सा नीचे वाले से जाएगा। तो नीचे वाले से जब फ्लक्स निकलेंगे, फ्लक्स थ्रू कोन की बात करेंगे, तो टोटल फ्लक्स तो निकला था इससे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दो कोन के साथ वो शेयर्ड हो गया। तुम बोलोगे कि सर क्वेश्चन में तो एक ही कोन दिया हुआ था। तो बाबू ऐसा है कि इसको सिमेट्रिकली कवर करने के लिए हमने एक और कोन अज्यूम कर लिया, वर्चुअली नीचे से कनेक्ट कर दिया, तो पता चला कि चार्ज उस कंबाइंड सिस्टम के सेंटर पे हो गया। और टोटल चार्ज Q दिया है तो फ्लक्स निकला Q बाई एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है। तो इस जगह पे एक कोन से फ्लक्स पूछा गया तो कितना होगा, टोटल का आधा हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल दिया कि चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर सरफेस ऑफ एज a एज शोन इन द फिगर। फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस। ये जो स्क्वायर सरफेस है इससे कितना फ्लक्स निकलेगा बताना है। अगेन यहाँ जो चार्ज Q दिया है इससे निकलेगा फ्लक्स चारों तरफ में जाएगा और टोटल फ्लक्स कितना निकलता है किसी भी चार्ज से, तो हो जाता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि टोटल फ्लक्स का कितना हिस्सा ये बेस से जाएगा। तो देखो नीचे दिया है A, यहाँ हर एक तरफ से कितना डिस्टेंस है, a/2 है, a/2 दिया, यहाँ से भी a/2, यहाँ से a/2, ऊपर भी a/2। हम क्या करते हैं, इधर 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 हर तरफ से एक a/2 प्लेट यहाँ पे लाकर अटैच कर देते हैं। तब देखोगे जरा हर तरफ से एक एक प्लेट ला कर रख दिया ना, तो इस केस में चार्ज है ना वो बंद हो जाना चाहिए। सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि जो चार्ज दिया है एकदम खुले में नहीं होना चाहिए। उसको क्या करना है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है कि वो डब्बे के अंदर में बंद हो जाए। अब ये पूरे को यहाँ पे हमने बंद कर दिया, तो जो चार्ज दिया था मेरा Q वो कहाँ पे आ गया, सेंटर पे आ गया, क्योंकि ये जो सरफेस है इसका एज कितना दिया है, a दिया हुआ है, और ये बेस से इसका हाइट कितना दिया हुआ है, a/2 दिया हुआ है। तो हर एक तरफ से डिस्टेंस a/2 दिया है, तो ये जो चार्ज दिया है वो कहाँ पे हो गया, हमारा सेंटर पे आ गया। अब देखो ये चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्यूब कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन एक क्यूब होता है उसमें टोटल फेस कितने होते हैं, तो एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, टोटल फ्लक्स 6 होते हैं, टोटल 6 फेस होता है। और हर एक फेस इस चार्ज के लिए कैसा है, आइडेंटिकल हो रहा है ना, जैसा फेस ये है वैसा ही ये है, सामने वाला पीछे वाला आगे वाला, हर फेस इसके लिए सेम दिया है। और टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 6 के 6 फेस से बराबर जाएगा ना। तो एक फेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक फेस से अगर बात करेंगे मतलब नीचे वाला स्क्वायर से, तो टोटल 6 फेस में बराबर बट रहा है, तो एक से कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। एक फेस से निकालेंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो चार्ज Q है उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और वो टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है वो 6 फेस से शेयर हो जा रहा है। तो एक फेस से अगर फ्लक्स निकालते हैं अब तो कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम्स हो जाएगा टोटल फ्लक्स का। सो 5 फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर फेस इज 1/6 टाइम्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये पॉइंट हुआ, बहुत ही बेहतरीन सा है, समझ लीजिएगा। अगला जो सवाल दिया है कि 8 पॉइंट चार्जेस having magnitude Q are fixed at vertices of a cube. The electric flux through the square surface ABCD से बात करना है, A B C and D से बात करना है, इससे बात करना है कितना फ्लक्स निकलेगा। हर एक जगह पे दिया हुआ है फ्लक्स, ईच सरफेस हैज़ गॉट चार्ज, हर एक सरफेस पे चार्ज दिया है। अब एक काम करो, सबसे पहले से बनाओ कि स्क्वायर सरफेस के एज पे अगर दिया है चार्ज तो
एक कॉर्नर पे रखेंगे तो पहले कितना फ्लक्स जाएगा, ये बात समझो ज़रा। ये एक स्क्वायर दिया है और क्यूब दिया है, इस क्यूब के एक कॉर्नर पे हमने चार्ज रख दिया, ये सपोज कर लेते हैं हमने क्यूब रखा, इस क्यूब के एक कॉर्नर पे यहाँ पे चार्ज रख दिया, देन फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा। देखो इस केस में क्या होता है कि ये जो कॉर्नर पे रखते हैं ना, इसको सिमेट्रिकली कवर करने के लिए हमको पूरा पूरा 8 क्यूब लगाना पड़ेगा। ये कैसा हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया नीचे में, देयर आर 4 क्यूब्स इन बॉटम, और इसी के ऊपर में चार्ज रख देंगे, ऊपर से भी और 4 रख देंगे, तो पूरा क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा ना। तो टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे, 8 क्यूब्स हो जाएंगे। टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे, 8 क्यूब्स हो जाएंगे। तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब हो जाएगा। चार्ज जो दिया है उससे फ्लक्स कितना निकलता है, किसी भी चार्ज से याद रखना है हमेशा Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकलता है। इस टोटल फ्लक्स का 1/8 पोर्शन जो दिया है एक क्यूब से क्रॉस कर रहा है, 1/8 पोर्शन एक से क्रॉस कर रहा है, तो Q बाई कितना हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हो जाएगा थ्रू द 1 क्यूब। एक से जाएगा कितना, ये हो जाएगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात, अगला पॉइंट होता है कि जब फ्लक्स आप निकालते हो क्यूब से, तो उसमें जो हमारा एक क्वेश्चन पहले और कर लेते हैं, फिर इस बात पर डिस्कशन करते हैं। ये वाला कि पॉइंट चार्जेस क्यू इज सेटिंग परफेक्टली ऑन द एज ऑफ ए क्यूब, यहाँ पे दिया हुआ इस जगह पे। अब देखो इसको अगर हमको कवर करना है इस जगह पे, तो कैसे कवर करेंगे, यहाँ पे जब लगाना पड़ेगा तो यहाँ से एक ऐसा क्यूब ला के रख दिया हमने, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, और साथ ही एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर रख देंगे, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, टोटल अगर 4 क्यूब हम यहाँ पे रख देते हैं, तो जो चार्ज मेरा दिया है वो कैसा होगा, सिमेट्रिकली कवर हो जाएगा। अगर ये दिया क्यूब, एक साइड में क्यूब रख दिया, किसके ऊपर क्यूब रख दिया, किसके ऊपर क्यूब रख दिया, तो टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे, तो देयर विल बी टोटल ऑफ 4 क्यूब्स। जब 4 क्यूब हो गया तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स है उसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। क्या टोटल फ्लक्स दिया है उसका 1/4 टाइम्स एक से होगा, क्यों, क्योंकि जो गिवन चार्ज है उसको कवर करने के लिए हमें कितने क्यूब की ज़रूरत है, हमें टोटल 4 क्यूब की ज़रूरत है। 4 क्यूब रखते हैं तो चार्ज मेरा एकदम सिमेट्रिकली कवर्ड हो जाता है हर एक डायरेक्शन से। तो वैल्यू ऑफ नेट फ्लक्स थ्रू द 1 क्यूब विल बी द 1/4 टाइम्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहीं पे चलते हुए अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। इसमें दिया है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब देन द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया। देखिए इसमें क्या होता है कि इस जगह पे अगर आप चार्ज रखते हैं ना, तो जो भी फील्ड लाइंस जाता है, जो भी फील्ड लाइन जाता है इसको टच करता हुआ निकल जाता है, और जब तक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस नहीं करता है फ्लक्स नहीं होता है। तो फ्लक्स फाई के वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक जनरल रूल के तौर पे आप याद रखेंगे कि कोई भी ऐसा स्क्वायर फेस हमारा दिया हुआ है, इस केस में अगर यहाँ पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो इस स्क्वायर फेस से किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे जो लाइंस दिए हैं वो सारे के सारे लाइंस इसको क्रॉस कर जा रहे हैं ऐसे ही। मतलब जब तक सरफेस में अंदर नहीं जाएगा, सरफेस के थ्रू क्रॉस नहीं करेगा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। और जितने लाइंस यहाँ पे दिए हैं कैसा दिए, टेंजेंशियल दिए हुए हैं, सारे के सारे लाइंस टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिया है, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा सरफेस के थ्रू, तो फ्लक्स का वैल्यू सरफेस के थ्रू 0 हो जाएगा। सो इफ एनी चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर देन फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द टॉप सरफेस। ये दिया है टॉप सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, इससे निकालना है। देखो चार्ज दिया है यहाँ पे क्यूब, ये चार्ज क्यूब होता है, तो जो कॉर्नर पे रखा होता है ना, इसको कवर करने के लिए कितने क्यूब लगाते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, 8 क्यूब्स की ज़रूरत होती है। कितने क्यूब की ज़रूरत होती है, 8 क्यूब की। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब जो मेरे पास दिया है क्यूब कितना हो जाएगा, 1 क्यूब से निकालना है। टोटल जो फ्लक्स निकलेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, 8 क्यूब से ये लिंक्ड हो जाएगा। हमने क्वेश्चन किया हुआ है यहाँ पे कि अगर चार्ज रखा है मेरा कहाँ पे, चार्ज रख दिया किसी भी जगह पे, ऐसा कॉर्नर पे रखा है, तो कितना होता है 8 क्यूब, 1 2 3 4 और 4 इसके ऊपर वाला, तो टोटल क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1 से फ्लक्स कितना होता है, 1/8 टाइम्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो इस क्यूब से फ्लक्स कितना होगा, पहली बात देखो 1/8 टाइम्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन ये पूछा है ऊपर वाले फेस से। अब यहाँ पे कैच ये है कि ये जो चार्ज रखा हुआ है इसके थ्रू ये जो सामने वाला फ्लक्स दिया हुआ है, फेस आपको दिख रहा हो कौन सा, ABGF, इससे फ्लक्स नहीं होगा। साथ ही साथ कौन सा फेस हो जाएगा, AHCG, इससे भी फ्लक्स नहीं होगा। और साथ ही साथ एक और फेस हो जाएगा AHEF। ये जो 3 फेस हो गया ना, इन तीनों फेस के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि इसमें कंडीशन वही हो जा रहा है कि सबका जो फेस है उसका एक कॉर्नर पे ऐसा चार्ज रखा हुआ है ना Q आपका, और Q से जो भी लाइंस निकलेंगे कोई इसको क्रॉस नहीं करेगा, सब का सब ऐसा टच करता हुआ चला जाएगा। तो इन 3 फेसेस से फ्लक्स हो गया 0।
तो क्यूब में कितना फेस होता है, 6 फेस, 6 में 3 हो गया 0, तब बचेगा कौन सा, 3 फेस, एक बचा ये, एक बचा ये, और एक इधर पीछे वाला जो सरफेस होगा यहाँ वाला, एक ये बचा 3। तो ये जो क्यू बाई 8 1/8 टाइम्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है वो इसी 3 से जाएगा ना, इसी 3 से जाएगा। तो हमें निकालना है कितना से, 1 से। तो फ्लक्स थ्रू अगर हम निकालते हैं BGDC की बात करते हैं तो 3 से लिंक्ड हो जाता है, तो कितना कौन सा है, 3 है, एक वाला फेस, एक ये फेस, ये पीछे वाला, तो 1 से निकालेंगे टोटल का 1/3 हो जाएगा, और 1/3 कितना का निकालना है, तो 1/8 टाइम्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का। तो सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8/24 एप्सिलॉन नॉट। तो कॉर्नर पे अगर चार्ज रहता है तो एक फेस से होता है Q/24 एप्सिलॉन नॉट, और वहीं पे क्यूब के थ्रू होता है 1/8 टाइम्स Q/ एप्सिलॉन नॉट। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर करने में आपको हेल्प मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालना। सबसे पहले जब भी कोई सरफेस देखिए तो उसके अंदर देखिए चार्ज है कि नहीं है, तो पता चला कोई चार्ज नहीं है, नेट इनक्लोज चार्ज 0 है, इसका मतलब टोटल फ्लक्स का वैल्यू 0 है। टोटल फ्लक्स का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि कर्व्ड से 0 हो जाएगा। कैसे, देखो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस है और साथ ही साथ प्लेन सरफेस भी हुआ है, नीचे सर्कुलर जो बना हुआ है, ये दोनों के फ्लक्स का सम ना 0 हो रहा है यहाँ पे। अब देखो फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस का बात करोगे तो ये जैसे प्लेन सरफेस अपना हो गया, इस प्लेन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है, और एरिया फैक्टर इसका लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr² ना हो जाएगा ऐसा, नीचे की तरफ बात करेंगे एरिया फैक्टर। तो फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया फैक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो -e इंटू ये हो जाएगा, मतलब -e इंटू πr² ना है। जब भी फील्ड और एरिया फैक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो फ्लक्स नेगेटिव होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, किसी भी सरफेस से अगर फ्लक्स इंटर कर रहा है तो नेगेटिव हो जाता है, और बाहर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे इंटर कर रहा है, अंदर जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस जगह पे देखेंगे फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस मेरे को निकालना है। प्लेन सरफेस का फ्लक्स कितना है, तो यह e इंटू πr² निगेटिव में है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा e इंटू क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल्स टू e इंटू πr² हो जाएगा। सो हियर वी विल गेट कि अगर हमारा सरफेस है उसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, और नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब कि जितने सरफेसेस आपके सामने हैं सारे सरफेस का फ्लक्स निकाल के जोड़ेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, फिर जो अननोन होगा कैलकुलेट हो जाएगा। अगला सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला है कि फिगर शोज द चार्जेस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, अ सेकेंड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन ए बी सी डी ई। बोला किस पोजीशन पे रखेंगे तो फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड। सबसे पहला होगा कि चार्ज क्यू है इसका तो फ्लक्स होगा, लेकिन बाकी ए बी सी डी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो लॉजिक होता है फ्लक्स नहीं चेंज करने का कि कोई भी सरफेस लेते हैं, अगर बाहर में कोई चार्ज रखा है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आएगा, अगर इसको 2 जगह कट कर दे, कितने जगह करे, 2 जगह। जैसे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। यहाँ पे इंटर कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरिंग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइन एग्जिट है तो नेट फ्लक्स इस चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, 0। तो बाहर में रखा हुआ कोई ऐसा चार्ज जिससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन सरफेस को 2 जगह कट करे, 2 जगह पे कट करे, तो कोई फ्लक्स उसकी वजह से चेंज नहीं होता है। अब जरा देखोगे पॉइंट सी से जो लाइंस निकलेगा वो भी कितना जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। पॉइंट सी से जो निकलेगा वो कैसा कट करेगा, 2 जगह कट करेगा। लेकिन डी से जो निकलेगा वो कैसा कट करेगा, ये तो एक ही जगह कट कर रहा है ना। डी से जो लाइन निकलेगा वो एक जगह कट किए हुए निकल सकता है। उसी तरीके से बी से जो लाइन निकलेगा ये भी एक जगह कट किए हुए निकल जाएगा। लेकिन जो पॉइंट ए से निकलने वाला लाइन होगा वो इस सरफेस को बिना 2 जगह कट किए हुए बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आ रही बात। इन 2 पॉइंट पे ज़रा देखें, ज़रा गौर फरमाएं आप, कौन कौन सा पॉइंट है आपके पास। पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी डी जो दिया हुआ है, इसमें ज़रा देखेंगे तो पॉइंट सी जो दिया है और पॉइंट ए दिया हुआ है, इन 2 से निकलने वाला लाइन्स इस सरफेस को हमेशा 2 जगह पे कट कर रहा है। लेकिन जो पॉइंट डी दिया है यहाँ से निकलने वाला लाइन्स एक जगह कट करके बाहर आ सकता है, एक जगह कट करके बाहर आ सकता है। मतलब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इंटर करने वाला हो गया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, इंटर और एग्जिट दोनों हो रहा है। कहाँ से, सी और डी से। देखो सी वाले से निकलेगा लाइंस तो इसको गया कट किया और यहाँ से जितना इंटर किया उतना ही बाहर चला गया। तो क्या सी पे रखे हुए चार्ज की वजह से कोई भी फ्लक्स चेंज होगा, तो बोला कि नहीं। रिमेन्स अनचेंज्ड के बात करना है, क्या ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स चेंज होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला लाइन से इस सरफेस को 2 जगह पे कट करता है, यहाँ कट करता है और यहाँ कट करता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, पॉइंट ए और सी हो जाएगा।
डी और बी वाले केस में जो लाइंस है उस सरफेस को दो जगह पे कट कर दे रहे हैं, इस वजह से उनकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो क्या करेगा, तो फ्लक्स का वैल्यू चेंज कर जाएगा। समझ में आ रहा, लॉजिक एकदम क्लियर है। दो जगह अगर कट किया तो फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, एक जगह कट किया तो फ्लक्स चेंज करेगा, बिकॉज सिर्फ एंटर कर रहा है, एग्जिट नहीं कर रहा है उस वाले सिचुएशन में, और रिमेन्स अनचेंज रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि चार्ज बॉडी हैज़ एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई एसोसिएटेड विथ इट, द बॉडी इज नाउ प्लेस्ड इनसाइड ए मेटालिक कंटेनर। देखो कोई भी बॉडी ले लो, जैसा ये ले लो, इसके अंदर में चार्ज कितना दिया है, क्यू दिया है, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट दिया है। अब तुम इसको एक मेटालिक कंटेनर के अंदर रख दो, पूरा ट्रक के अंदर रख दो, किसी भी केस में रख दो, चार्ज का वैल्यू तो भैया फिक्स है ना आपका, कितना दिया है, क्यू है। ये कैसा दिया है, ये तो फिक्स्ड दिया हुआ है, तो इससे जो निकलने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा ये भी कैसा होगा, फिक्स्ड अमाउंट का होगा ना, क्योंकि फ्लक्स का वैल्यू नेट कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है। तो अगर ये जो दिया हुआ है वो चार्ज चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कहीं भी रखेंगे तो जितना इस चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स होगा वही ना वहाँ से भी क्रॉस करेगा। ऐसा तो नहीं कि बाहर से कुछ आ जाएगा। इसमें एक और पॉइंट नोट कर लो कि एक क्वेश्चन बड़ा जनरल से पूछा जाता है कि ये स्फेयर है, इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, आर दिया हुआ है, इससे फ्लक्स फाई निकल रहा है। व्हाट विल हैपन इफ द रेडियस इज मेड ट्वाइस, इसका रेडियस 2 टाइम्स कर दिए तो कितना फ्लक्स हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए इससे फाई 1 जा रहा है, इससे फाई 2 जा रहा है, तो कितना फ्लक्स हो जाएगा, तो आंसर होगा कि फाई 1 इज इक्वल्स टू फाई 2 होगा। क्यों, क्योंकि जो चार्ज क्यू है इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही फ्लक्स तो निकल रहा है ना, यहाँ से चार्ज क्यू दिया है, इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट दिया है। तो स्फीयर का रेडियस कितना भी बड़ा कर दोगे उससे निकलने वाला फ्लक्स चेंज करेगा कभी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि कोई भी जो सरफेस है उसका रेडियस या एरिया चेंज करेंगे, अगर उसके इनसाइड में जो चार्ज दिया है वो फिक्स्ड दिया है तो सरफेस से क्रॉस करने वाला फ्लक्स का वैल्यू भी कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं करेगा। मूविंग अहेड टू दिस क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल दिया हुआ है। इसमें देखेंगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है ऐसा कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसमें बोला गया है आपसे कि बताइए कैलकुलेट करके कि फ्लक्स कितना है और चार्ज कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन ए रीजन इज गिवन बाय दिस, वाई और जेड में है नहीं, अल्फा का वैल्यू दिया है। इस पॉइंट पे आ जाओगे तो कितना दिया है, यहाँ पे बात करेंगे तो ई एक्स का कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ए की पावर 1/2 हो जाएगी, और यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ई एक्स का वैल्यू तो अल्फा हो गया, और ये कितना हो गया, एक्स का वैल्यू तो 2a ना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, तो ये हो गया 2a की पावर 1/2। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ से फील्ड लाइन्स ऐसा इंटर कर रहा है और यहाँ से भी इंटर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कैसा होगा, बाहर की तरफ, इसका नॉर्मल इधर। तो आप जनरल याद रखेंगे ना कि जो फ्लक्स इंटर करता है, इंटर करने वाले को क्या लीजिए, नेगेटिव, और जो एग्जिट करता है इसे क्या ले लीजिए आप, पॉजिटिव, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहला जो लेफ्ट सरफेस यहाँ से इंटर कर रहा है, तो इंटर कर रहा है तो यहाँ से फ्लक्स लेफ्ट सरफेस से कितना हो जाएगा, इंटर है तो माइनस ई इंटू ए ना हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा ए की पावर 1/2, और एरिया जो दिया हमारा वो कैसा है, तो स्क्वायर फेस दिया, और स्क्वायर फेस का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, ऐसा लिखेंगे। तो इसका वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू जो आप लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, और ए की पावर कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, करेक्ट है। चलिए अब वहीं पे हम बात करते हैं दूसरे साइड का, यहाँ से बाहर निकल रहा है फ्लक्स, मतलब ये राइट फेस का हो जाएगा, तो एग्जिट करता है तो उसे क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, ई ए लिखते हैं, सेम डायरेक्शन में दिया हुआ है, और ई का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा दिया है, और ये कितना है, 2a है, पावर 1/2 है, और यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, इसका भी एरिया का वैल्यू हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो फ्लक्स का जो वैल्यू हो गया मेरा वो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा अल्फ़ा√2 हो जाएगा। ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और साथ ही साथ ए की पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1/2 हो जाएगा 5/2। तो फ्लक्स फाई जो टोटल लिखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा लेफ्ट फेस से जो फ्लक्स हो गया, साथ ही साथ जो राइट फेस से फ्लक्स हो गया, दोनों को जोड़ देंगे। लेफ्ट वाला जो फेस है इससे फ्लक्स कितना है, अल्फ़ा है, ए है, इसका पावर कितना दिया है, 5/2 दिया है। वहीं पे राइट फेस है, इसके वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा√2 हो जा रहा है, और ए की पावर कितना हो जा रहा है, ये वैल्यू हो जा रहा है 5/2 हो जा रहा है। कॉमन टर्म को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, और ए की पावर कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस सरफेस, इतना वैल्यू आपको मिल गया। अब देखेंगे फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना अगर हम चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना, 5 दिया है, चलिए रखेंगे 5, और साथ ही साथ ये √2 का वैल्यू दिया है तो रखो √2 - 1 हो गया, अल्फ़ा का वैल्यू 5 हो गया, और ए का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, ए का वैल्यू दिया है 1 मीटर दिया है, तो 1 की पावर 5/2 दिया है। तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके आता है 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
ये हो गया हमारा टोटल फ्लक्स का वैल्यू हो गया, ये हो गया पार्ट 1 का आंसर हो गया। पार्ट 2 कह रहा है कि टोटल चार्ज कितना इसमें इनक्लोज हो जाएगा, ये कैलकुलेट करके बताइए। तो हमको सबको पता है कि फ्लक्स का टोटल वैल्यू कितना होता है, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इनक्लोज चार्ज के वैल्यू कितना हो जाएगा, तब 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 5 के वैल्यू 2 हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू हम सब जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते वैल्यू सॉल्व हो गया जाता है 1.77 इंटू 10⁻11 कूलम। तो ये सरफेस है, इसके अंदर में टोटल चार्ज इनक्लोज है, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। किया क्या हमने कि जो लेफ्ट फेस था वहाँ से फ्लक्स इंटर किया तो नेगेटिव हो रहा था, राइट वाले से एग्जिट किया तो फ्लक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों सरफेस के फ्लक्स को हमने ऐड कर दिया तो टोटल फ्लक्स मिल गया। एंड टोटल फ्लक्स का जो वैल्यू होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और वहाँ से हमने नेट चार्ज इनक्लोज कर लिया। यही तो हमारा गॉस लॉ है। तो आपने देखा कि गॉस लॉ का यूज़ करके हमने कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया, और काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छा खासा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लिया। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे, और अगले दिन जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द गॉस लॉ। So this was all in this lecture. If you find this content helpful for your preparation, then do consider subscribing this channel and hit the like button. Thank you and bye bye.